नमस्कार बच्चों, मेजरमेंट इन फिजिक्स की लेक्चर 2 में आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। जो बच्चे लेक्चर 2 को पहली बार देख रहे हैं, लेक्चर 1 को नहीं देखा है, वो बच्चे लेक्चर 1 को पहले देख लेंगे तो बेहतर होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 का आप क्लिक करके लेक्चर 1 को आप देख लोगे। आइए बच्चों, इस भाग में मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसे देख लें एक बार। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेजरमेंट को सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट इज मेजरमेंट। उसके बाद नीड ऑफ मेजरमेंट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मेजरमेंट की क्या आवश्यकता है, यूनिट को, फिर रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, और लास्ट में आपसे कुछ प्रॉब्लम्स को, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जिस टाइप के प्रॉब्लम कंपटीशन में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? ये मेजरमेंट है क्या बच्चों? तो बच्चों ऐसा है कि जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो तो मेजर करने में आप उसी क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू को आप चुनते हो। जैसे आप लेंथ को मेजर करना चाहते हो तो आप लेंथ की एक स्टैंडर्ड वैल्यू आप चुनते हो। वह स्टैंडर्ड वैल्यू मीटर हो सकता है, वह स्टैंडर्ड वैल्यू फुट हो सकता है, वह स्टैंडर्ड वैल्यू मील हो सकता है, वह स्टैंडर्ड वैल्यू सेंटीमीटर हो सकता है। और फिर आप उस स्टैंडर्ड वैल्यू से क्वांटिटी को कंपेयर करते हो कि कितने टाइम्स है वह क्वांटिटी उस स्टैंडर्ड वैल्यू में। तो ये जो कंपेयर करने का प्रोसेस है वह, और जो कंपेयर वैल्यू आएगा यानी हाउ मेनी टाइम्स, दोनों ही मेजरमेंट कहलाता है बच्चों। यानी मेजरमेंट दोनों अर्थ में काम करता है, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड द कंपेयर्ड वैल्यू दोनों आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है वो ये कि द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द कंपेयर्ड वैल्यू बोथ आर नोन एज मेजरमेंट। यानी कंपेयर करने की प्रोसेस और कंपेयर्ड वैल्यू दोनों ही मेजरमेंट कहलाता है। जब आप ये समझ लेते हो कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो उसके बाद एक अगला क्वेश्चन अराइज कर जाता है, नीड ऑफ मेजरमेंट। अगर आपसे कोई पूछ दे या एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्यों आवश्यक है। तो बच्चों ऐसा है कि हम सभी ने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो रिस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है। एक क्वालिटेटिव स्टडी जिसमें हम बेसिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, दूसरा क्वांटिटेटिव स्टडी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो क्वांटिटेटिव स्टडी है यानी उसकी जो संख्यात्मक अध्ययन बच्चों, उसके करने के लिए मेजरमेंट आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप मेजर नहीं करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक क्वांटिटी कितने टाइम्स है, उसकी क्या वैल्यू है। दूसरी बात, फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं उन्हें वेरीफाई होना अनिवार्य होता है। तो जब भी आप किसी लॉ को वेरीफाई करने जाओगे तो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट वहां भी आवश्यक हो जाता है। तो जाहिर है कि यहाँ मैंने वही लिख रखा है कि फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी एंड वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स मेजरमेंट इज इसेंशियल। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव स्टडी और फिजिक्स के लॉ की वेरिफिकेशन के लिए मेजरमेंट अनिवार्य हो जाता है। अब बच्चों जबकि हमने ये समझा कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो हम सभी जब मेजरमेंट करेंगे तो बिना यूनिट का तो मेजरमेंट हम लोग करते नहीं। तो देन व्हाट इज यूनिट, तो फिर ये यूनिट है क्या? आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज यूनिट। तब हम लोग यूनिट को पढ़ेंगे कि यूनिट क्या है। बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके जिस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ किया जाता है वह स्टैंडर्ड वैल्यू ही उसकी यूनिट कहलाता है। जैसे लेंथ को अगर आप मीटर से कंपेयर कर रहे हो
तो मीटर उसकी यूनिट हुआ। अगर आप लेंथ को फुट के द्वारा कंपेयर करते हो तो फुट जो है वो लेंथ की यूनिट हो गया। अगर आप मास को किलोग्राम के द्वारा कंपेयर करते हो तो किलोग्राम मास की यूनिट हो गया। अगर आप फोर्स को न्यूटन में कंपेयर करते हो तो न्यूटन फोर्स की यूनिट हो गया। अगर आप टाइम को सेकंड में कंपेयर करते हो तो सेकंड टाइम की यूनिट हो गया। बिल्कुल क्लियर है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके जिस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है वह स्टैंडर्ड वैल्यू ही उस क्वांटिटी की यूनिट कहलाता है। तो आइए देखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट मीन यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का, इन टर्म्स ऑफ विच, जिसके रूप में फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड, यानी उसको कंपेयर किया जाता है। अब इसके एग्जांपल को अगर आप देखना चाहो तो एग्जांपल आप स्वयं ही जानते हो, आप सभी अच्छे बच्चे हो, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, जूल, अर्ग, इटीसी। ये सभी यूनिट्स है बच्चों, क्योंकि इनके टर्म में फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है। तो ये रहा बच्चों यूनिट, व्हाट इज यूनिट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अगली जानकारी में आते हैं। अब एक बहुत ही बेहद अनिवार्य चीज है, वो ये है कि रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स को लिखने का क्या नियम है। अक्सर बच्चे 90% बच्चे इसको नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वो लिखने में गलती करते हैं, इसलिए उनका मार्क्स कट जाता है एग्जामिनेशन में। तो आइए बच्चों रूल्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला रूल जो है और सबसे अनिवार्य रूल है बच्चों ये है कि जब भी आप एक यूनिट को लिखते हो, अगर वह यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, अगर वह यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है तो उस कंडीशन में उसे आपको संकेत करना है कैपिटल लेटर में, लेकिन लिखना है आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो सबसे पहले हम सभी जो याद रखेंगे कि जितने भी यूनिट्स होते हैं सारे यूनिट्स को लोअर केस लेटर में ही लिखे जाते हैं, यानी स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, आप देखो ये अगर एक बच्चा लिखता है फोर्स F इक्वल 10 न्यूटन, तो दिस इज राइट प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एक बच्चा लिख दिया F इक्वल 10 न्यूटन, इस प्रकार लिखा, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत तरीका, ये तरीका आप यूज नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आप न्यूटन साहब का नाम नहीं लिख रहे हो बच्चों, यहाँ फोर्स की यूनिट लिख रहे हो, इसलिए यहाँ पर स्मॉल एन होगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर आप वर्क को आप एक्सप्रेस करते हो, वर्क W इक्वल, सपोज कर लो आप 25 जूल लिख रहे हो, तो ये देखिए जूल किस प्रकार लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो दिस इज द राइट वे। अगर एक बच्चा लिख दिया कि W इक्वल टू 25 जूल, कैपिटल J को अगर वो यूज कर रहा है बच्चों, तो दिस इज द रॉन्ग वे, ये बिल्कुल गलत तरीका। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जब भी आप एक यूनिट को लिखोगे तो यूनिट को आप स्मॉल लेटर में ही लिखोगे, ये बिल्कुल अनिवार्य है, ये आप ख्याल रखो। अब अगला रूल पाइए बच्चों। दूसरा रूल ये है कि यदि एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया एक यूनिट को, तो उस कंडीशन में उसकी जो संकेत होगा, मैं संकेत की बात कर रहा हूं, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं संकेत की बात कर रहा हूं। तो संकेत जो होगा कैपिटल लेटर होगा। कब? यदि यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया हो तब। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, ये देखिए आप एग्जांपल, अगर आप लिखते हो फोर्स F इक्वल 10 न्यूटन, न्यूटन की संकेत लगा दो, दिस इज राइट वे, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अगर एक बच्चा इस प्रकार लिखता है इक्वल टू 10 और न्यूटन के लिए स्मॉल ए लगाता है, तो दिस इज रॉन्ग वे, ये बिल्कुल गलत तरीका है।
तो यदि यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो हम सभी कैपिटल लेटर का ही संकेत यूज करेंगे, बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल जरूरी है। अगला देखिए आप, अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होता है, अगर एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होता है तब उसकी संकेत स्मॉल लेटर में ही होगा। ये देखिए आप, जैसे कि अगर आप ये कहते हो कि डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हो और आप कहते हो डिस्टेंस एस इक्वल टू 200 मीटर, तो बच्चों मीटर का संकेत स्मॉल एम होगा क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया नहीं है। अगला रूल देखिए आप, नंबर 4 में आप आइए। बच्चों जब भी एक यूनिट की संकेत को आप लिखते हो तो यूनिट के सिंबल को कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे। जैसे आप ये देखो, आप अगर आप ये लिखते हो कि डिस्टेंस एस इक्वल टू 1 मीटर, बिल्कुल सही है। अगर एक बच्चा ये सोचता है डिस्टेंस एस इक्वल टू अगर 5 मीटर नहीं लिखता हूं तो वो एस या एस लगाएगा तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, बल्कि ये मिली सेकेंड पर आ जाएगा। तो एस इक्वल आप 5 मीटर ही लिखोगे, मीटर सिंबल एम ही लगाओगे, एस या एस नहीं लगाओगे आप, बिल्कुल नहीं लगाओगे आप। अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर रहा कोई बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर है, तो एम्पियर की सिंबल ए होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो यूनिट के सिंबल को आप कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, यह याद रखना आपको। अगला नंबर आइए, नंबर 5 में, जब भी आप एक कंबाइंड यूनिट लिखते हो, कंबाइंड यूनिट मतलब ये हुआ कि जिसमें 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट शामिल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में 2 अलग अलग क्वांटिटी के यूनिट के बीच में गैप होना अनिवार्य होता है। जैसे आप ये देखिए, अगर आप ये लिखते हो स्पीड v इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड, तो बच्चों यहाँ देखिए मीटर जो ये लेंथ की यूनिट है, ये जो मीटर ये लेंथ की यूनिट है और सेकेंड टाइम की यूनिट है, इसलिए आप देखोगे बीच में मैंने गैप छोड़ा है, खाली स्थान मैंने छोड़ा, ये खाली स्थान होना अनिवार्य है। कुछ बच्चे इस प्रकार से लिख देते हैं, इस प्रकार लिख देंगे v इक्वल टू 10 और लिखा मीटर और लिखा पर सेकेंड, तो दिस इज रॉन्ग वे। बच्चों इस तरह से नहीं लिखना आपको, आपको इस तरह से लिखना है। नंबर 6 में आप देखिए अगला रूल, एक यूनिट को लिखने क्रम में 2 अलग अलग क्वांटिटी के सिंबल के बीच में आप डॉट का प्रयोग नहीं करोगे या किसी भी हाइफन का प्रयोग नहीं करोगे, यानी कुछ भी आप यूज नहीं करोगे। जैसे आप लिखते हो कि वॉल्यूम v इक्वल, अगर आप लिखते हो 20 cc, तो बच्चों ये सही है, दिस इज राइट वे, cc क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अगर एक बच्चा इस तरह लिखता है 20 c डॉट सी, तो दिस इज द रॉन्ग वे, ये बिल्कुल गलत तरीका है, यह काम आप बिल्कुल ही नहीं करोगे। क्लियर। अगला नंबर देखिए, नंबर 7 में जो आपको याद रखना वो ये याद रखना है कि जब भी आप किसी यूनिट को लिखते हो, जब भी आप किसी यूनिट को लिखते हो और उसमें 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी के यूनिट शामिल हो रहे हैं, तो केवल एक ही डिवाइड के लाइन का आपको यूज करना है, एक से ज्यादा डिवाइड लाइन का आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप लिखते हो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इक्वल टू, अगर आप ये कहते हो तो आप कहते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये बिल्कुल सही है, ये लिखना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एक बच्चा इस प्रकार से लिखा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दिस इज द रॉन्ग वे, ये बिल्कुल गलत तरीका है, यह तरीका आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। एक लास्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये रहा 8वां, मैं यहां लिख लेता हूं नंबर 8 को। बच्चों ये 8वां रूल जो यह बता रहा है कि जब भी आप एक यूनिट के पहले प्रीफिक्स का प्रयोग करते हो, प्रीफिक्स जैसे किलो, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, मेगा, तो
तो प्रीफिक्स को आप यूनिट के साथ बिना गैप के लिखोगे, क्योंकि प्रीफिक्स लगने के बाद वो एक नया यूनिट बन जाता है। जैसे ये देखिए, अगर आप ये कहते हो कि मास m इज इक्वल टू 6 किलोग्राम, तो बिल्कुल ये देखिए किलो और ग्राम के बीच में कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि किलो प्रीफिक्स है और ग्राम के साथ लगने पर वह एक नई यूनिट का निर्माण हो जाता है। तो किलोग्राम एक नई यूनिट बन जाता है, इसलिए इसको आप याद रखोगे। बच्चों अभी मैंने आपसे डिस्कस किया नहीं रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सीखा होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लिखने के क्रम में अगर आप गलती करते हो तो मार्क्स तो आपका कट ही जाएगा। तो आप सतर्क रहेंगे, आप सभी केयरफुल रहेंगे कि यूनिट को लिखने में मुझे किन बातों का ख्याल रखना है। अब आइए बच्चों, आपसे मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों? तो ऐसा है कि मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के जिस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है, मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के जिस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है वह ग्रुप सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। अब देखें, मैंने लिख दिया है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड इन मेजरमेंट। यानी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का जो ग्रुप होता है जिसका प्रयोग मेजरमेंट में किया जाता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। आइए डिफरेंट सिस्टम्स को हम सभी देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम को हम लोग देखेंगे। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये रहा एफपीएस सिस्टम, दैट मीन ब्रिटिश सिस्टम। तो बच्चों इसमें 3 लेटर हैं एफ। तो एफ फॉर फुट, फुट किसकी यूनिट है बच्चों? अच्छा, फुट को एफटी से संकेत किया जाता है। ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, ये किसके लिए बच्चों? लेंथ की यूनिट है। या किसकी यूनिट है? लेंथ की। उसके बाद पी है बच्चों, पी से होता है पाउंड। पी से क्या होता है? पाउंड। इसे एल बी से संकेत किया जाता है। किससे संकेत किया जाता है? एल बी से, पाउंड। और ये मास की यूनिट है बच्चों। पाउंड किसकी यूनिट है? मास की। और फिर एस लेटर से होता है सेकेंड। एस लेटर क्या हो जाता है? सेकेंड, जिसे कि स्मॉल एस से संकेत किया जाता है। और यह टाइम की यूनिट है बच्चों। किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। तो एफपीएस का मतलब हुआ एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड, यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। अब दूसरा आप देखें, वो है आपका एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम। एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम बच्चों, इसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम। तो एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम और एफपीएस सिस्टम में क्या डिफरेंस है आप जरा ध्यान से देखें। यहाँ एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम में एफ फॉर फुट ही होता है। एफ से फुट, संकेत एफटी, और यह यूनिट किसकी है? तो यह लेंथ की यूनिट है। यह लेंथ की यूनिट है। फिर पी से यहाँ पाउंड नहीं होता बच्चों, पी से यहाँ होता पाउंडल। पी क्या होता है? पाउंडल। इसकी जो संकेत है पीडीएल है बच्चों, पीडीएल पाउंडल। इसके संकेत क्या है? पीडीएल पाउंडल। और ये लिखिए, यह किसकी यूनिट है? यह वेट की यूनिट है बच्चों, ये मास की यूनिट नहीं है। अब ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि पाउंड जो है यह मास की यूनिट है, लेकिन पाउंडल जो है यह वेट की यूनिट। वेट जिसे हिंदी में हम लोग भार कहते हैं बच्चों, वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। वेट क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। यह मास नहीं है, यह मास नहीं। और फिर एस से तो सेकेंड ही होता है बच्चों। एस से क्या होता है? सेकेंड, संकेत एस। ये टाइम की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट। तो 2 सिस्टम मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। पहला एफपीएस सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा एफपीएस इंजीनियरिंग सिस्टम, फुट पाउंडल सेकेंड। देखिए, इंजीनियरिंग सिस्टम फुट पाउंडल सेकेंड है और एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड है। इस डिफरेंस को आप जरूर याद रखोगे। आइए अब जरा अगला सिस्टम हम लोग देखते हैं, जो कि फ्रेंच सिस्टम में है।
तो बच्चों ये जो फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम में दो सिस्टम आ जाता, तो मैं तीसरा यहां पर लेता हूं, उसे कहा जाता है सीजीएस सिस्टम। और ये जो सीजीएस सिस्टम है, इसका दूसरा नाम गॉस सिस्टम भी है। गॉस सिस्टम भी इसे कहा जाता है, गॉस साहब को सम्मान दिया गया, तो सीजीएस सिस्टम को गॉस सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर सी से क्या है, तो सी फॉर सेंटीमीटर बच्चों, सी फॉर सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर होता है, संकेत सीएम। और आप समझ गए कि ये किसकी यूनिट है, यह लेंथ की यूनिट है। यह किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो सीजीएस सिस्टम को गॉस सिस्टम भी कहा जाता है। और सीजीएस सिस्टम में सी से सेंटीमीटर होता है, सी क्या होता है, सेंटीमीटर, जो कि लेंथ की यूनिट है। फिर बच्चों जी से हो जाता है ग्राम, जी से क्या हो जाता है, ग्राम। सिंबल में स्मॉल जी यूज किया था, और किसकी यूनिट है, तो ये यूनिट है बच्चों मास की यूनिट है। वेट मत समझिएगा, ग्राम जो है ये मास की यूनिट है, मास। और एस से होता है बच्चों सेकंड, एस से क्या हो जाता है, सेकंड। और ये यूनिट है टाइम की। तो सीजीएस, सीजीएस दैट मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। अगला देखिए आप, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एमकेएस सिस्टम, तो बच्चों एम फॉर मीटर, एम किसके लिए, मीटर के लिए, सिंबल स्मॉल एम। और आप समझ गए कि ये यूनिट है लेंथ की, लेंथ की। के से होता है बच्चों किलोग्राम, केस क्या हो जाता है, किलोग्राम। यहां पर कैपिटल के है बच्चों, संकेत में स्मॉल केजी, और ये किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है बच्चों। और फिर एस से होता है सेकेंड, इससे क्या होता है, सेकेंड, जिसे स्मॉल एस से संकेत करते हैं। और ये भी, ये टाइम की यूनिट है। तो बच्चों मैंने अभी तक कितने सिस्टम को डिस्कस किया, 4 सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया है। एफपीएस, एफपीएस इंजीनियरिंग, सीजीएस, और फिर एमकेएस सिस्टम को मैंने आपसे डिस्कस किया। और आइए अब हम सभी सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पर बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम, इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आप जो भी कहें। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम दैट मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों इसी का प्रयोग अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा हो रहा है। और इस सिस्टम को 1971 में लागू किया गया। एसआई सिस्टम कब लागू हुआ, 1971 में यह सिस्टम लागू हुआ है। और इसमें फिजिक्स में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन सभी क्वांटिटी के लिए एसआई यूनिट दिया गया है। आइए देखते हैं हम सभी किस किस का चुनाव किया गया। इसमें आप देखोगे जो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो तो सेलेक्ट किया ही गया है। जैसे मीटर का सिलेक्शन हुआ लेंथ के लिए, मीटर को चुना गया लेंथ के लिए। किलोग्राम का चुनाव हुआ मास के लिए, किलोग्राम, किलोग्राम का चुनाव हुआ किसके लिए बच्चों, मास के लिए। सेकेंड, सेकेंड का चुनाव हुआ
टाइम के लिए, केल्विन, केल्विन संकेत कैपिटल के होगा क्योंकि केल्विन साइंटिस्ट के नाम पर है, लेकिन यहां आप देखें मैं स्मॉल के से लिखा केल्विन को, तो केल्विन जो है ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसके बाद एम्पियर, देखिए एम्पियर को मैंने स्मॉल ए से लिखा है बच्चों, लेकिन सिंबल में कैपिटल ए मैं लिख रहा हूं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर। एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट। कैंडेला सीडी संकेत होता है और ये लुमिनस इंटेंसिटी के ऐसा यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी। और फिर मोल, मोल का जो संकेत है वो एल होता है, एल भी लगा सकते हैं कोई बात नहीं, और यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों फिजिक्स में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन सभी की ऐसा यूनिट आपके सामने हाजिर है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए लेंथ मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। आपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही पढ़ा है तो 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स भी हैं बच्चों, उन्हें भी आप जान ले बेहतर होगा। तो 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। तो जो 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है, पहला उसमें रेडियन, रेडियन RAD इसका संकेत होता और यह प्लेन एंगल की यूनिट है बच्चों, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यह ऐसा यूनिट होता है। और दूसरा जो बच्चों वो है ST रेडियन, ST रेडियन, इसे SR से संकेत किया जाता है और ये सॉलिड एंगल की यूनिट है, सॉलिड एंगल की यह यूनिट होता है। तो बच्चों 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स आपके सामने में, पहला रेडियन और दूसरा ST रेडियन। तो बच्चों ये था जानकारी SI यूनिट का। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे और अगर आप जितने बार इसको आप रिवाइज करेंगे आपका उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और यदि आपको डिटेल में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रकीर्णन.com का लिंक दिया हुआ है, आप उसके साथ जुड़े, उस पर पूरी डिटेल में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आप जम करके प्रैक्टिस कीजिए और काफी आगे बढ़िए। आइए अब जरा आगे हम लोग देखते हैं आगे हमको क्या जानना है। अब हम सभी जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एसआई सिस्टम का। पहला है कि इट इज ए रेशनल सिस्टम। तो बच्चों रेशनल सिस्टम होने का क्या मतलब है? तो बच्चों एसआई सिस्टम में जितने भी यूनिट्स होते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के सभी फॉर्म के लिए केवल एक ही एसआई यूनिट होता है। जैसे एनर्जी, एनर्जी के कई फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अलग अलग फॉर्म का प्रैक्टिकल यूनिट भले ही अलग अलग, लेकिन जानते हो सभी के लिए एसआई यूनिट केवल एक ही होता है। तो एनर्जी के चाहे जो भी फॉर्म हो, सारे फॉर्म के लिए एक ही यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी दूसरे क्वांटिटी के अन्य फॉर्म के बारे में बात करें
तो एक फिजिकल क्वांटिटी के सारे फॉर्म के केवल और केवल एक ही ऐसा यूनिट होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है रेशनल सिस्टम कहा जाता है। आपने समझा? एक फिजिकल क्वांटिटी के सभी फॉर्म का ऐसा यूनिट केवल एक होता है, इसलिए इसे रेशनल सिस्टम कहा जाता है। अब आइए दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कोहेरेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम है जो कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब ये होता है बच्चों कि जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी के एसआई यूनिट को आप लिखोगे वो सभी बेस एसआई यूनिट का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, जिसका कि फैक्टर केवल और केवल 1 होता है। चलिए इसको एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप कहते हो कि न्यूटन, आप कहते हो 1 न्यूटन, ये फोर्स के एसआई यूनिट है, तो 1 न्यूटन जो होता है बच्चों ये होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। या आप कहते हो कि 1 जूल वर्क के एसआई यूनिट जूल होता है, तो 1 जूल होता है, ये लिखा तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, सारे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, सारे यूनिट्स जो होते हैं वो बेस एसआई यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल में आता है, जिसका कि मल्टीपल फैक्टर 1 ही आता है, इसलिए इसे कहा जाता है कोहेरेंट सिस्टम कहा जाता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी है इट इज ए मैट्रिक सिस्टम। तो बच्चों मैट्रिक सिस्टम कहने का यह तात्पर्य है कि एसआई यूनिट के पहले 10 के पावर में आप प्रीफिक्स का यूज करके बड़ा और छोटा यूनिट आप बना सकते हो, इसलिए इसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप ये देखो, अगर आप मीटर से बड़ा यूनिट बनाना चाहते हो तो आप कह सकते हो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, तो आप प्रीफिक्स का यूज करके बड़ा यूनिट बना सकते हो। उसी तरह से छोटा बना सकते हो, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सभी छोटा यूनिट बन गया। तो एसआई यूनिट के पहले 10 के पावर के रूप में प्रीफिक्स का यूज करके मल्टीपल और सब मल्टीपल यूनिट्स बनाए जाते हैं, इसलिए एसआई सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। एसआई सिस्टम की 3 मुख्य विशेषताएं हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। एसआई सिस्टम इज ए रेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम इज ए कोहेरेंट सिस्टम, और एसआई सिस्टम इज ए मैट्रिक सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट बेहद जरूरी है, इसको समझना बेहद जरूरी बच्चों। तो यूनिट को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये बिल्कुल आसान है बच्चों, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उनकी कोई भी यूनिट हो, फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई भी यूनिट हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, वो सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। फंडामेंटल मतलब ये नहीं होगा कि केवल एसआई यूनिट होता है, जी नहीं। फंडामेंटल यूनिट मतलब हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि यूनिट्स ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, चाहे वो एसआई हो, सीजीएस हो, कुछ भी हो। एग्जांपल में आप देखिए, जैसे अगर आप कहते हो मीटर, तो यह लेंथ की यूनिट है और लेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए मीटर फंडामेंटल यूनिट हो गया। अगर आप फुट कहते हो तो यह भी एक फंडामेंटल यूनिट ही हुआ बच्चों, भले ही यह एसआई यूनिट है और यह पीएस यूनिट है, लेकिन चूंकि यह फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है इसलिए यह भी फंडामेंटल यूनिट ही है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7 है तो फंडामेंटल यूनिट भी केवल 7 होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही क्वांटिटी के बहुत ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इसी प्रकार से किलोग्राम है, ये मास की यूनिट है, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, जिसको संकेत में केजी लिखते हैं। या आप ग्राम कह लो, यह भी फंडामेंटल यूनिट ही है,
यह भी फंडामेंटल यूनिट ही। तो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में ये बात सेट हो गया होगा कि फंडामेंटल का कोई भी यूनिट है तो वो फंडामेंटल यूनिट ही कहलाता है। अगला है बच्चों डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के कोई भी यूनिट्स जो हैं वह डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। यानी आप कह सकते हो कि यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। जैसे कि अगर आप बात करते हो जूल या वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, तो वर्क जो हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चों, इसलिए जूल जो हुआ एक डिराइव्ड यूनिट हुआ। अगर आप कहते हो कूलाम, तो कूलाम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। अगर आप कहते हो वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को वोल्ट कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए वोल्ट एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। अगर आप कहते हो वाट, वाट वाट पावर की यूनिट है और पावर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए यह एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो फंडामेंटल यूनिट एसआई हो सकता है, सीजीएस हो सकता है, पीएस हो सकता है। तो उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट भी एसआई हो सकता है, पीएस हो सकता है, सीजीएस हो सकता है, किसी भी सिस्टम का हो सकता है। जरूर याद रखोगे। अब आइए बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है। जैसे रेडियन, रेडियन या प्लेन एंगल की यूनिट है, इसलिए यह सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। या आप कहते हो एसटी रेडियन, एसटी रेडियन, तो एसटी रेडियन जो है यह सॉलिड एंगल की यूनिट है, इसलिए यह भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट है। और अब आइए बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं बच्चों। तो प्रैक्टिकल यूनिट का क्या मतलब है? तो अलग अलग क्वांटिटी का जो व्यवहार हम लोग करते हैं, व्यवहार में अलग अलग वैल्यूज यूज होता है। तो प्रैक्टिकली जिस यूनिट का काफी ज्यादा प्रयोग होता है, या यूं कहिए कि जो एक पार्टिकुलर सिस्टम में से काउंट नहीं होता है, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल यूनिट ही तो हैं। बिल्कुल। जैसे आप कहते हो लाइट ईयर, आप कहते हो एंगस्ट्रम, आप कहते हो एक्सरे यूनिट। तो बच्चों ये सभी किसी सिस्टम की यूनिट्स नहीं है, लेकिन बड़े लेंथ के लिए एंगस्ट्रम का यूज करते हैं, छोटे लेंथ के लिए एंगस्ट्रम का यूज करते हैं, बड़े लेंथ के लिए फर्मी का यूज करते हैं, और सॉरी फर्मी भी छोटे लेंथ के लिए यूज करते हैं, बड़ा लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्सेक का, पर इलेक्ट्रिक सेकेंड का। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गए बच्चों, यानी जो एक पार्टिकुलर सिस्टम में से नहीं काउंट होता है, या यूं कह लीजिए कि एक यूनिट जो किसी पार्टिकुलर सिस्टम में काउंट नहीं होता है, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। जैसे लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट की बात आप करो तो आप कह सकते हो पार्सेक, लाइट ईयर, है ना। अगर मास की प्रैक्टिकल यूनिट की बात आप करते हो, तो मास की प्रैक्टिकल यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं मिलीग्राम। तो मिलीग्राम किसी सिस्टम में नहीं आता बच्चों, मिलीग्राम किसी भी सिस्टम का यूनिट नहीं है, वह एक प्रैक्टिकल यूनिट है। वह क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। डेसीग्राम प्रैक्टिकल यूनिट है। तो जो कि किसी सिस्टम में काउंट नहीं हो रहा है, या आप मास के प्रैक्टिकल यूनिट में आप चंद्रशेखर लिमिट को यूज करते हो, चंद्रशेखर लिमिट। मास के प्रैक्टिकल यूनिट में आप क्विंटल को यूज करते हो। तो ये सभी जो क्विंटल है, ये तो किसी सिस्टम की यूनिट नहीं है, तो ये सारे क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ये सभी प्रैक्टिकल यूनिट्स कहलाते हैं। अब आइए अब आपसे डिस्कस करें इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के इस प्रकार के भी यूनिट होते हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी से संगत आपको बुझाई नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए वेट की
वेट की एसआई यूनिट को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं किलोग्राम वेट। तो ये जो किलोग्राम है यह मास यूनिट है, और वेट को हम लोग किलोग्राम वेट में जो मेजर करते हैं तो यह वेट की यूनिट आपको महसूस नहीं होता है, इसलिए यह जो है वह इम्प्रॉपर यूनिट हुआ। यह क्या हो गया? इम्प्रॉपर यूनिट हो गया। यानी किसी भी क्वांटिटी का वह यूनिट जो उस क्वांटिटी से संगत आपको लगता नहीं, महसूस नहीं होता, बच्चों उसे इम्प्रॉपर यूनिट कहा जाता है। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। अब आइए मैं थोड़ा सा आज 10 मिनट का और भी समय लूंगा। ये देखिए मैं अगली चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। यहाँ पर चार्ट तैयार किया हुआ बच्चों, जो भी प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं उन प्रीफिक्स का यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं येटा, तो येटा की वैल्यू 10 पावर 24 होता है। और अगर हम कहते हैं योक्टो, तो योक्टो की वैल्यू 10 पावर -24 होता है। अब देखेंगे यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है, ये प्रीफिक्स का नाम इसमें दिया हुआ और यहाँ पर सिंबल दिया हुआ। तो बच्चों इसे आप देख लेंगे, इसके 2-4 बार आप प्रैक्टिस करें लिखने की, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसे तो आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही आपको याद रखना है। अब आगे आइए, मैं आपके साथ अगली चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। अब मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कराना चाहता हूं। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से इसके अभ्यास कर लो, और उसके बाद आप देख लेना कि सर किस प्रकार से सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या इसका आंसर आ रहा है। आइए बच्चों, पहला हम लोग देखते हैं, विच वन इज ए फंडामेंटल यूनिट। कौन है फंडामेंटल यूनिट? तो जूल जो है बच्चों ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट, ये आंसर नहीं होगा। न्यूटन डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है, नहीं होगा। एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है, तो इसलिए यह हो गया बच्चों फंडामेंटल यूनिट हो गया, और वोल्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन इज ए डिराइव्ड यूनिट। कौन इसमें से डिराइव्ड यूनिट है? तो मीटर जो यह लेंथ की यूनिट है, या ऐसा ये कहते हैं ये फंडामेंटल यूनिट है। किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है, ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा। और ओम जो बच्चों ये रेसिस्टेंस की यूनिट है, और रेसिस्टेंस एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए ओम जो है वह एक डिराइव्ड यूनिट होगा। विच वन इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट? तो आपको बिल्कुल पहला ही वैल्यू देख रहे हैं, जो रेडियन है यह सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल का यूनिट है, इसलिए यह सप्लीमेंट्री यूनिट है। बाकी आपको डिराइव्ड यूनिट यहाँ पर दिया गया। विच वन इज एन इम्प्रॉपर यूनिट? इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर यूनिट बच्चों? तो ये देखिए किलोग्राम वेट जो है यह वेट की यूनिट होता, लेकिन ये लगता नहीं, लगता जैसे मास की यूनिट है, इसलिए ये इस किलोग्राम वेट जो है वह एक इम्प्रॉपर यूनिट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए प्रैक्टिकल यूनिट, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ए प्रैक्टिकल यूनिट मे बी एसआई, यानी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो एसआई हो सकता है। मे बी सीजीएस, सीजीएस हो सकता है। मे बी आउट ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम से बाहर का हो सकता है। ऑल ऑफ अबव, इसमें से सभी हो सकता है। तो बच्चों ऐसा है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट है वह एसआई भी हो सकता है, वह सीजीएस भी हो सकता है, और वह आपका आउट ऑफ सिस्टम्स भी हो सकता है। तो आंसर आपका ऑल ऑफ अबव होगा। यानी प्रैक्टिकल यूनिट जो वो किसी भी, जैसे कि मीटर को यूज हम प्रैक्टिस में करते हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट हो जाएगा। आइए अगला नंबर आप देखिए, करें ए प्रैक्टिकल यूनिट, यानी प्रैक्टिकल यूनिट होगा मस्ट बी एसआई, बिल्कुल गलत। तो प्रैक्टिकल यूनिट एसआई ही होगा, यह जरूरी नहीं है। मस्ट बी सीजीएस, बिल्कुल गलत। मस्ट बी आउट ऑफ सिस्टम, कोई जरूरी नहीं कि सिस्टम से बाहर का ही हो, यह भी जरूरी नहीं है, बल्कि नन ऑफ अबव होगा, क्योंकि ऊपर का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगला आप देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ माइक्रो इज, माइक्रो का वैल्यू क्या होता है? तो ये देखिए आप थोड़ा सा पीछे चलिए और आप देखोगे माइक्रो का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका माइक्रो। माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10 पावर -6 होता है। तो आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा।
तो जाहिर है कि 10⁻⁻⁶ माइक्रो का वैल्यू होगा। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन बच्चों, ये है मैच द कॉलम। आप कॉलम को मैच कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है, आजकल ये सारे पूछे जाते क्वेश्चंस। तो बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट, इधर देखिए फंडामेंटल यूनिट में कौन है बच्चों, तो फंडामेंटल यूनिट में न्यूटन है, फंडामेंटल यूनिट में किलोग्राम भी है। ओहो हो नहीं बच्चों, न्यूटन तो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट कौन है, किलोग्राम। डिराइव्ड यूनिट, अब इसमें देखिए डिराइव्ड यूनिट कौन है, तो न्यूटन तो डिराइव्ड यूनिट है बच्चों, तो आप डिराइव्ड यूनिट में आप न्यूटन को मैच करेंगे। इम्प्रॉपर यूनिट, ये तो आपको दिख गया होगा कि किलो वेट जो होता है वो इम्प्रॉपर यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट, तो सप्लीमेंट्री यूनिट का कौन होता है बच्चों, रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है। और फिर है कि प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट कौन हो गया बच्चों, ये रहा एचपी, प्रैक्टिकल यूनिट है। पावर की प्रैक्टिकल यूनिट को एचपी कहा जाता है, हॉर्स पावर कहा जाता है। एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, किसी भी यूनिट को जो बनाता है बच्चों वो इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा यूनिट का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हु डिराइव यूनिट, तो आप बताओगे कि ए यूनिट इज डिराइव्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको लास्ट करता हूँ और मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप जुड़े रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें और अच्छा परफॉर्मेंस आप करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय।